हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकर्जन। रिकर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में हम रिकर्जन का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ही यूज़फुल टेक्निक होती है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटा करके सॉल्व करने में। तो इसे हम देखते हैं हमें इसे क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बहुत डीप में सीखने वाले हैं और बहुत ही ईजी वे में आपको इसको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिकर्जन को समझना। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो रिकर्जन की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं इन वर्ड्स, तो जब भी कोई फंक्शन अपने आप को फिर से कॉल करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्जन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन है ऐड, है ना। इसमें हम कोई नंबर पास करेंगे ए और बी, और अगर ये वाला फंक्शन फिर से इसको खुद को कॉल कर ले ए और बी के साथ, या फिर उसके पैरामीटर्स भी चेंज कर ले भले ही, तब भी तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये फंक्शन खुद को वापस से इसी के अंदर कॉल कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्जन। ठीक है, अब हमें जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें रिकर्जन में सबसे ज़्यादा दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो होता है हमारा बेस केस, दूसरा होता है हमारा रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन में हम कैलकुलेट करते हैं हमारी प्रॉब्लम को, और बेस केस से हम रोकते हैं हमारे रिकर्शन को। क्योंकि अगर मान लीजिए इस वाली प्रॉब्लम को हम देखें, तो हमने क्या किया है, ऐड फंक्शन के अंदर वापस से ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया, फिर ये वाला फंक्शन वापस से कॉल होएगा, और ये कॉल होगा और फिर इसके अंदर देखेगा फिर से एक और ऐड फंक्शन है, फिर वापस कॉल होगा। इस तरीके से ये इनफाइनाइट कॉल बन जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम किसी काम का नहीं है जब तक इसमें कोई बेस केस नहीं है। तो हमें एक बेस केस डिफाइन करना जरूरी है, वहीं पर एक रिकर्सिव रिलेशन भी डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है वो हम रिकर्सिव रिलेशन की हेल्प से करते हैं। अभी हम और डीप में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल मैथ्स की प्रॉब्लम का। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक प्रॉब्लम दी है मैथ्स की, उसमें हमें कैलकुलेट करना है 2 to the power n। ठीक है, अब n की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम n की वैल्यू को 4 ले लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें 2 to the power 4 कैलकुलेट करना है, तो हम करेंगे 2 into 2 into 2, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ जाएगा, मीन्स 2 to the power 4 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें 2 to the power 1000 दिया होता, तो क्या हम 1000 बार 2 को बार बार लिखते और मल्टीप्लाई करते? नहीं। हम क्या करेंगे, इस बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटी प्रॉब्लम बनाएंगे, और फिर उस छोटी प्रॉब्लम को हम बार बार रिपीट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट आएगा वो आ जाएगा। इस तरीके से हम रिकर्जन को इसमें यूज करेंगे। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 to the power n-1 मीन्स 2 to the power 3। n-1 मतलब 3 होएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 to the power 3। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 to the power 3 का जो कैलकुलेशन है वो अलग से कर सकते हैं, और फिर जो उसका आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको वापस से हम रिपीट करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 to the power 3 को लिखेंगे 2 into 2 to the power n-1 मतलब 2 to the power 2। फिर हम 2 to the power 2 को अलग से कैलकुलेट करेंगे, और हम लिखेंगे 2 to the power 2 इक्वल्स टू 2 into 2 to the power 1। ठीक है, अब हमें 2 to the power 1 को अलग से कैलकुलेट करना है मान लीजिए, तो हम 2 to the power 1 को तो 2 into 2 to the power 1 करने की हमें ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि 2 to the power 1 को हमें फिर 2 to the power 1 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा 2 to the power 1 का आंसर, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर हम 1 लिखते हैं तो वो n ही आएगा, n to the power 1 n ही होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रुक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने हमारा जो बेस केस मैंने आपको समझाया था कि हमें कहाँ पर रुकना है, वो हमने अब डिसाइड कर लिया कि जब हमारी n की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तब हमें रुक जाना है, हमें वापस से इसको परफॉर्म नहीं करना है। तो इस तरीके से हम हमारा बेस केस डिसाइड कर लेंगे, और जो हमारा रिकरेंस रिलेशन है वो क्या है वो भी हम देखते हैं फिर से। तो हमने देखा कि हम 2 to the power n को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 to the power n-1 लिख सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम को अगर हम फंक्शन के वे में लिखेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ 2 to the power n इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, 2 into फंक्शन ऑफ 2 to the power n-1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को हम कोडिंग में सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन में हम क्या कर देंगे, रिटर्न 2 इंटू उसी फंक्शन में लिख देंगे 2 into फंक्शन ऑफ n-1 लिख देंगे। जिससे क्या होगा, वो हमारी जो ये वाला फंक्शन है ये हमारा एक छोटी प्रॉब्लम को कैलकुलेट करके लाएगा और हमारे बड़े आंसर में उसको जोड़ देगा, और तो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें एक बेस केस डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हम हमारे फंक्शन को रोक सकें। तो बेस केस अभी हमने देखा, जब हमारी n की वैल्यू 1 हो जाएगी तब हमें ब्रेक कर देना है, मतलब हम रिटर्न कर देंगे क्या, 2 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि 2 to the power 1 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो हम यहाँ से 2 रिटर्न कर देंगे। अब हम इसका एक फंक्शन लिखते हैं और देखते हैं कि वो मेमोरी में कैसे रन होएगा। तो हमें निकालना है 2 to the power n, और यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं n की वैल्यू 4 होगी, तो हमें क्या दिया जाएगा, एक फंक्शन होगा
जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबल होगा पावर को लाने के लिए, गेट पावर, और उसके अंदर हमें कोई एक एन नंबर पास किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी 4 पास किया जा रहा है। अब इस फंक्शन को हम लिखते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमें डिफाइन करना है एक बेस केस। तो बेस केस डिफाइन करने के लिए हम क्या एक कंडीशन लगा देंगे, हम बोलेंगे अगर n इक्वल्स टू 1 हो जाए तो हमें रिटर्न करना है क्या, 2 को। और फिर हमने अभी फंक्शन लिखा था, हम क्या कर देंगे फिर, अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, 2 इंटू फंक्शन, मतलब जो भी हमारा गेट पावर फंक्शन है, गेट, अभी इसको मैं गेट ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पर लिख देंगे हम 4-1, मतलब n-1। यहाँ पर हम n पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे n-1। ठीक है, अब ये मेमोरी में कैसे रन होएगा इसे हम देखते हैं। और इस फंक्शन को हम बाहर कॉल करेंगे, जहाँ पर भी हमें इसका डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसे कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल गेट पावर ऑफ 4 पास करेंगे। अब देखिए हमारा जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे रन होएगा, सबसे पहले ये वाला फंक्शन को वो देखिएगा, गेट पावर ऑफ 4। हमारी मेमोरी में जो फंक्शंस होते हैं वो एक स्टैक के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। तो जैसे ही हमें गेट पावर ऑफ 4 मिलेगा तो ये हमारी मेमोरी में जाएगा और गेट पावर ऑफ 4 यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अभी हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये आएगा इस वाली लाइन पर, देखिएगा क्या n इक्वल्स टू 1 है, तो नहीं है, हमारा n तो अभी 4 है। फिर ये आएगा सेकेंड लाइन में, यहाँ पर इसको मिलेगा 2 इंटू गेट पावर ऑफ n-1, मतलब n-1 क्या होगा अभी 3 हो जाएगा। तो इसको तो फिर से एक नया फंक्शन कॉल करना है, गेट पावर ऑफ 3। अब गेट पावर ऑफ 3 तो यही वाला फंक्शन होगा, गेट पावर ऑफ n-1, तो मतलब तो ये वाला फंक्शन अब क्या हो जाएगा, g ऑफ, मतलब इसको मैं g लिख रहा हूँ अभी, g ऑफ 3 हो जाएगा, और ये हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एक नया फंक्शन आ गया है मेमोरी में। ये वाला फंक्शन तो अभी बैठा हुआ है, इसका एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, क्योंकि इसको चाहिए इसका आंसर, इसलिए अभी रुकेगा जब तक इसका आंसर आता है। तो ये आएगा जी ऑफ 3, और ये अब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जी ऑफ 3। अब ये देखिएगा n इक्वल्स टू 1 है, नहीं है। फिर ये आएगा सेकेंड लाइन में, फिर से देखिएगा यहाँ पे तो 2 इंटू जी ऑफ n-1 हो रहा है, मतलब मेरी वैल्यू क्या है 3 है, और मुझे उसमें से एक माइनस करनी है, तो मतलब जी ऑफ 2 हो रहा है। ठीक है, फिर ये वापस देखिएगा गेट पावर कहाँ पर है, गेट पावर तो वही खुद ही फंक्शन है। फिर ये आएगा जी ऑफ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी ऑफ 2 कॉल होने लग जाएगा, ये वाला फंक्शन फिर से बैठ गया है यहाँ पर, ये अभी यहीं पर रुक गया है, क्योंकि इसको इसका आउटपुट चाहिए। तो जी ऑफ 2 कॉल होएगा, फिर जी ऑफ 2 देखिएगा क्या n इक्वल्स टू 1 है, ये बोलेगा नहीं है। फिर सेकेंड लाइन में आएगा 2 इंटू जी ऑफ n-1, मतलब 1, जी ऑफ 1 करेगा। ठीक है, इसे फिर से एक नया फंक्शन मिल गया, ये बेचारा फिर से यहाँ पर 2 इंटू करके बैठ गया है। अब इसे जी ऑफ 1 एग्जीक्यूट करना है। जी ऑफ 1 एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेगा, फर्स्ट लाइन में आएगा इफ n इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर हमारा n 1 हो चुका है, तो यहाँ पर हमारा n जो है वो 1 हो चुका है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 2 को, तो ये हमें रिटर्न कर देगा 2, और इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसने ऐसे रिटर्न कर दिया है, और ये हमारी मेमोरी से बाहर निकल जाएगा। अब इसने हमें 2 रिटर्न करा है, और हमारा ये वाला फंक्शन जैसा मैंने आपको बताया था, ये वेट कर रहा था इस वाले आंसर के लिए, तो इसे ये आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसने कुछ रिटर्न किया है, इसे आंसर मिल जाएगा, मतलब 2। तो ये 2 इंटू 2 कर देगा, और 4, अब ये 4 को रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमारा ये वाला भी रिटर्न स्टेटमेंट है, ये 4 को रिटर्न कर देगा। अब जैसे इसने 4 को रिटर्न किया, तो इस वाले फंक्शन का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, ये फंक्शन हमारी मेमोरी से बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही ये वाला फंक्शन हमारी मेमोरी से बाहर निकला, तो हमारा ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अब ये वाला बेचारा फिर से यहाँ पे रुका हुआ था इसके आंसर के लिए, इसका आंसर हमें मिल चुका है 4, तो ये वापस 2 इंटू 4 करेगा, और इसमें फिर से रिटर्न स्टेटमेंट है, तो ये 8 को रिटर्न कर देगा यहाँ से। अब इसका एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट होता है, ये हमारी मेमोरी से बाहर निकलेगा। फिर हमारा ये वाला फंक्शन बेचारा फिर से बैठा था जी ऑफ n-1 के रिजल्ट के लिए, वो इसे मिल चुका है 8, तो ये 2 इंटू 8 करेगा, और इस रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके वापस से रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा 16 को। अब यहाँ पर कोई भी अगला फंक्शन हमारी मेमोरी में नहीं है जो कि बचा हो उसके एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये वाला भी एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल जाएगा। अब हमारी मेमोरी का जो स्टैक है, फंक्शन स्टैक, वो खाली हो चुका है, और हमारा जो फाइनल आंसर है 16, वो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हमारी मेमोरी में रिकर्जन कॉल होता है, और रिकर्जन क्या होता है, क्यों होता है, वो हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं इस कोड को लिखेंगे हमारे कोड एडिटर पर, फिर हम इसे डिबग करेंगे, और फिर मैं आपको वहाँ पर एग्जैक्ट दिखाऊंगा कि जो मैंने आपको बताया क्या वो सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही हो रहा है, वो हम देखते हैं, ताकि आपको और भी इसकी जो ग्रास्प है वो बढ़े। चलिए चलते हैं हमारे VS कोड पर। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे VS कोड पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है गेट पावर ऑफ 2, और वो एक आर्ग्यूमेंट लेगा n, और फिर उसके बेसिस पे वो हमारी 2 की पावर को कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है उसको कंसोल लॉग किया है, और यहाँ पर हमने उसमें वैल्यू पास की है 5, n की वैल्यू अभी हमारी 5 है। यहाँ पर मैंने कुछ डिबगर्स लगाए हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा कोड कैसे चल रहा है और कैसे वो फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ड्राइंग में बताया था कि हम 2 इंटू गेट पावर ऑफ n-1 करेंगे, तो उसकी बजाय मैंने उसको ऑल सिंप्लीफाई करने के लिए
जो गेट पावर ऑफ 2 का जो भी आंसर आएगा उसे एक कांस्टेंट में हम असाइन कर लेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इससे हम और अच्छे से समझ सकें। तो देखिए हमने जो सबसे पहली चीज़ की है वो हमने एक बेस केस लिखा है, क्योंकि हमने जो बेस केस डिसाइड किया था वो क्या था कि हमारी n की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो हम 2 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक कांस्टेंट बनाया पावर, उसमें गेट पावर ऑफ 2 के अंदर n-1 पास किया, उसका जो भी आंसर आएगा उसमें हम स्टोर करा लेंगे पावर में और फिर हम रिटर्न कर देंगे 2 इंटू पावर को। ठीक है, आइए इसको डिबग करते हैं, थोड़ा सा रन करते हैं। तो देखिए सबसे पहली स्टेप हमारी जो होगी, अभी हमारा कॉल स्टैक जो है, कॉल स्टैक बिल्कुल खाली है। अभी हमारा सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ गेट पावर ऑफ 2 विथ n इक्वल्स टू 5 के साथ। ठीक है, अब हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। देखिए जैसे हमने इसको एक स्टेप आगे बढ़ाया तो हमारा जो गेट पावर ऑफ 2 फंक्शन है वो फिर से कॉल हो गया है, और जो हमारा पहला फंक्शन था पहली बार में जो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था ये रखा हुआ है अभी मेमोरी में, और नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो गया है जो कि ये वाला है। ठीक है, अब इसकी पहली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ये चेक करेगा n इक्वल्स टू 1 नहीं है, फिर इसको अगर हम नेक्स्ट लाइन में लाएंगे तो इस लाइन में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे इसको ये फंक्शन मिलेगा, फिर से इस फंक्शन को ये कॉल करेगा। देखिए अब तीसरी बार हमारा एक और नया फंक्शन आ गया विथ n इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो ये हमारा एक नया फंक्शन आ गया। ठीक है, n इक्वल्स टू अभी 3 के साथ आ जाएगा ये, फिर इसको वापस से अगर हम रन करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर आ गया, इसको फिर से एक और फंक्शन मिल गया, फिर ये वापस से इसको रन करेगा, फिर इसको वापस n इक्वल्स टू 2 के साथ वापस ये रन हो जाएगा नया फंक्शन। ठीक है, वापस से इसमें इसको रन अगर हम करेंगे तो हमारी n की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, अभी 2 ही है। अब हम n-1 करेंगे तो मतलब गेट पावर ऑफ n 1 के साथ कॉल होगा ये। देखिए n इक्वल्स टू 1 हो गया यहाँ पर हमारा, फिर ये वापस से मेमोरी में आ गया, फिर वापस से इसको रन करेंगे तो देखिए इसने रिटर्न कर दिया था 2। ठीक है, हमारी पावर की वैल्यू अभी 2 हो गई है। देखिए हमने यहाँ पर डिबगर में लगाया था, अभी तक हमारी पावर की वैल्यू अनडिफाइंड थी, अब हमारी पावर की वैल्यू पहली बार में 2 हो गई है, क्योंकि हमारा जो लास्ट वाला फंक्शन था उसने रिटर्न कर दिया और वो यहाँ से एग्जीक्यूशन से बाहर हो गया। हमारे पास सिर्फ 4 फंक्शन बचे रन करने के लिए। देखिए फिर से इसको रन करेंगे तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, पावर की वैल्यू 4 हो जाएगी हमारी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हमारी n की वैल्यू 4 थी और पावर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 इंटू 2 8 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम में हम इसको फिर से रन करेंगे तो हमारा जो लास्ट बार जो फंक्शन है 2 इंटू पावर 2 इंटू 8 16 हो जाएगा हमारा आंसर। फिर वापस से एक बार रन करेंगे, अच्छा यहाँ पर हमारा n इक्वल्स टू 5 था, तो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा जो कि है 32। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी में भी ये फंक्शन कॉल होता है, उसमें कॉल स्टैक होता है। देखिए जैसे मैंने आपको अभी ड्राइंग में बताया था, तो इस तरीके से हमारा रिकर्शन चलता है। अब अगली वीडियो में हम और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिकर्शन की, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो और मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।